इस कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले 11 भाग अवश्य देखें। सब कुछ हुए 7 दिन हो गए थे। राज रानी को जैसा बड़े ठाकुर साहब ने कहा था लाने को वापस ले आए थे, और अब वो विनय की विधवा नहीं बल्कि रणधीर जी की बेटी बनकर रह रही थी। रणधीर जी उसे अपनी बेटी मान चुके थे, इसलिए अब वो विधवा के लिबास में नहीं बल्कि कुंवारी लड़की की तरह रहती थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। देवराज वापस हवेली में रहने के लिए तो नहीं आया था, पर अब वो अपने बाबा से दूर नहीं था। उनके बिजनेस को अभय और देवराज मिलकर संभाल रहे थे। सेजल का भी मन अपने कॉलेज में लग गया था। बस एक चीज थी जो अभी तक नहीं हुई थी, और वो थी सेजल के दिल की बात जो उसने अभी तक देवराज से नहीं की थी। सुबह के समय सब हॉल में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे कि तभी रुक्मणी जी ने चंपा से पूछा, चंपा, ये तेरे छोटे भैया भाभी कहाँ हैं? आज अभी तक नहीं आए। जा जाकर देख कहाँ रह गए दोनों। इनके ये कहने पर चंपा ने कहा, अरे बड़ी माँ, देवराज भैया सेजल भाभी को लेकर 5 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। आज सुबह ही उन्होंने कहा था आपको बता दूं, पर मुझे याद ही नहीं रहा, माफ कर दो। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। तो राज रानी ने कहा, अच्छा, तो नया जोड़ा मौका पाया नहीं कि निकल गया। देख लो बड़ी माँ, कैसे देवराज भैया भागे हैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। बताओ, किसी को बताया भी नहीं कि कोई मजाक ना उड़ा ले। आने तो फिर बताती हूँ इन्हें तो। ये कहते हुए वो सबको नाश्ता देने लगी और बाकी सब हंसने लगे। इधर गाड़ी में देवराज सेजल के साथ चला जा रहा था। सेजल ने उससे पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं ठाकुर साहब, और आप इतनी सुबह उठाकर लाए हमें, और कुछ पूछ रही हूँ बता भी नहीं रहे, बताएं तो सही। ये कहते हुए वो उसे देखने लगी, पर देवराज ने उसे वही कहा जो उसने सुबह उससे कहा था, पता चल जाएगा जब आप पहुंच जाएंगी। अब चुपचाप बैठे, मेरा सिर न खाएं। ये कहते हुए देवराज ड्राइव करने लगा और सेजल मुंह बनाकर बैठ गई। सेजल खिड़की से बाहर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, इनका सही नाम रखा है मैंने, सड़ू सिंह। कुछ पूछो तो बताना नहीं है, खुद की चलाते रहेंगे। इनके माँ बाप को इनको कॉलेज स्कूल में भेजना चाहिए था। कम से कम लड़कियों से कैसे बात करते हैं यही सीख जाते। तभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और होती तो भाग जाती। वह खुद में ही बोल रही थी तो देवराज ने उससे कहा, आप फिर से शुरू हो गई सेजल। मतलब मुझे लगा था मुझसे शादी के बाद आपकी ये बीमारी छूट गई होगी, पर ये तो आज भी वैसी ही है। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप गाड़ी चलाएं। ये बोलकर वो आंख बंद करके मुंह फुलाकर सर पीछे सीट से लगाकर बैठ गई। देवराज ने उसे मुस्कुराकर एक बार देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर में उसे नींद आ गई थी। देवराज चाहता था कि किसी को भी ये पता ना चले कि वो कहाँ गए हैं, इसलिए वो खुद ड्राइव करके बिना किसी को बताए जा रहा था। बस देवराज के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। देवराज सुबह से ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में गाड़ी रोककर उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच भी किया। वो इस वक्त पहाड़ी इलाके में आ गए थे। ठंड बढ़ने लगी थी। देवराज ने देखा सेजल खुद को खुद में समेटने लगी है, तो उसने गाड़ी रोकी और पीछे रखी उसकी शॉल से उठा दी और फिर से ड्राइव करने लगा। शाम का वक्त, शिमला का एक छोटा सा गांव। देवराज ने शिमला के घुमावदार रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करते हुए गाड़ी को एक प्यारे से घर के पास रोका। इस वक्त वहां बहुत ठंड थी। उसने गाड़ी को एक घर के बाहर पार्क कर दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर आ गया। उसने सेजल की तरफ का दरवाजा खोला और उसे उठाते हुए बोला, सेजू उठो, हम आ गए। उसे कहने पर सेजल ने अलसाई आंखों से उसे देखा और उससे बोली, हम पहुंच गए। ये कहते हुए उसने आंखों को खोलकर देखा तो वहां बहुत ठंड थी। वो बाहर आते हुए बोली, ठाकुर साहब, हम कहाँ हैं? यहाँ तो बहुत ठंड है, इतनी धुंध भी है। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ना शुरू कर दिया। वो बात कर ही रही थी कि तभी एक औरत और एक आदमी बाहर आए। उन्हें देखकर लग रहा था वो पहाड़ी हैं। देवराज को देखकर दोनों ने झुककर सलाम किया तो देवराज ने उससे कहा, आप लोगों ने घर की सफाई कर दी? उसके ये पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी साहब, घर साफ कर दिया और घर में सारा सामान भी रख दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कुछ चाहिए तो हमें बता देना। ये बोलकर वो खामोश हो गया। देवराज ने उसकी बात सुनी और उससे सामान अंदर रखकर जाने को कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने सामान अंदर रखा और फिर अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। सेजल तब तक गार्ड में चली आई और वहां लगे फूल पौधों का नजारा वो देखे जा रही थी। देवराज ने उसके पीछे खड़े होते हुए कहा, कैसा लगा आपको यहाँ? उसके पूछने पर सेजल ने मुड़कर उसे देखते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है, पर ये किसका घर है? सेजल के सवाल पर देवराज ने उससे कहा, आपकी माँ का। यह आपकी माँ का घर है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन जिया
और मरते वक्त वो यहीं अपनी आखिरी जिंदगी को जीकर गई हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि आप एक बार यहाँ आकर सब देखें रहें, शायद उनकी आत्मा को सुकून मिले। देवराज की बात सुनकर वो उसे हैरानी से देखने लगी। देवराज ने अपनी पॉकेट से एक लिफाफा निकाल कर देते हुए कहा, सेजल, यह आपकी माँ की वसीयत है और इसमें एक लेटर है जो वो आपके लिए छोड़कर गई हैं। सेजल ने उस लिफाफे को कांपते हाथों से पकड़ा और उसे खोलकर लेटर बाहर निकालकर उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी सेजो, आपको जब ये खत मिलेगा तब आपकी शादी हो चुकी होगी। आप अपने घर शिमला में होंगी, प्यारी सी वादियों के बीच अपने पति के साथ। आपको पता है, ये जगह मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि ये शहर के शोर से बहुत दूर थी, ये लोगों के तानों से बहुत दूर थी। यहाँ सुकून था मुझे और शायद तुम्हें भी मिले। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप चाहें तो पूरी जिंदगी इस जगह पर रह सकती हैं क्योंकि ये आपका घर है, आपका हक है इस घर पर। मेरी लाडो, इस घर में बहुत सी यादें हैं मेरी और तेरी मासी की। अक्सर तेरे मन में ये सवाल आता होगा ना कि आखिर तेरी मासी तुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तो आज मैं बताती हूँ, वो नफरत तुझसे नहीं मुझसे करती थी क्योंकि बचपन से ही उन्हें मुझसे कम आंका गया। वो सांवली थी, मैं दूध जैसी गोरी, पर मैंने कभी इस चीज पर घमंड नहीं किया। पर ना जाने कैसे बचपन से उनके दिल में मेरे लिए नफरत बसती गई। पर वो नफरत तब निकल कर सामने आई जब मेरी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। लड़के वालों ने उन्हें पसंद करने की जगह मुझे पसंद किया। वो बहुत गुस्सा हुई। मैंने उन्हें समझाया पर वो जैसे अपने दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी थी। पर अच्छा था वो लड़का उन्हें नहीं मिला, क्योंकि तब तुम्हें तुम्हारे मौसा जी कैसे मिलते। जब राजन जी सुनीता दी की जिंदगी में आए तब वो बहुत खुश रहने लगी और मुझसे भी रिश्ते सुधरने लगे। पर एक वक्त न जाने उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ये समझा कि मैं उनके पति को छीन रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। राजन जी बस एक अच्छे दोस्त की तरह थे, पर उनका शक इतना बढ़ा कि बात तलाक तक आ गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं उन दोनों से दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने फैसले के मुताबिक चली गई और राजन जी को सुनीता दी के साथ रहने के लिए कह गई। वक्त बीत रहा था और हम वो गलती कर बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए था। बस आपसे माफी मांगते हैं कि खुद तो चले गए, पर आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी दे गए। कभी हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना और अपनी मासी की किसी भी बात को दिल से मत लगाना। आपकी प्यारी माँ सुमन। ये पढ़ते हुए सेजल रोने लगी थी। उसने सिर उठाकर घर की तरफ देखा और धीरे कदमों के साथ उस तरफ बढ़ गई। उसने सामने की 2-4 सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजे के पास आई और पैर अंदर की तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा दरवाजे की तरफ दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। उन तस्वीरों में उसकी माँ और मासी की साथ में तस्वीरें थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे वो कभी उसकी माँ से नफरत ही नहीं करती थी। वो अंदर जाते हुए घर को देखने लगी। उसमें 2 कमरे थे और एक हॉल। किचन जहाँ था वहीं एक दरवाजा पीछे बने लॉन की तरफ खुलता था। बहुत ही प्यारा घर था वो, छोटा सा खूबसूरत। उसने नीचे के एक कमरे को खोला तो उसे देखते ही पता चल गया कि ये उसकी माँ का कमरा है, क्योंकि उस कमरे का डेकोरेशन स्काई ब्लू और वाइट कलर में था। उसने देखा उसके बचपन की तस्वीर वहां लगी हुई थी। वो रोते हुए मुस्कुरा दी। देवराज उसके पीछे खड़ा सब देख रहा था। सेजल ने जाकर कमरे की बंद खिड़की को खोल दिया और वहां से बहुत अच्छा नजारा उसे दिखने लगा। बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। देवराज ने उसके पीछे खड़े होकर उससे पूछा, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? सेजल ने उसे बिना देखे कहा, बहुत अच्छा। माँ की यादें यहाँ पर हैं। जानते हैं आप ठाकुर साहब, माँ मासी से बहुत प्यार करती थी। मैं वही प्यार वापस लाना चाहती हूँ मासी के दिल में। ये कहते हुए वो सामने रात को घेराते हुए देख रही थी। उसने देखा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। देवराज उसके चेहरे पर सुकून देखकर खुश था और दूसरी तरफ हवेली में सब अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। बस अदिति, चंपा और राज रानी ही बच्चे के साथ खेल रहे थे। सब राज रानी के कमरे में ही थे। रानी का कमरा अब बदल दिया गया था क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी की बहुत दर्दनाक यादें थी जिसे अब वो याद नहीं करना चाहती थी। अदिति ने राज रानी को देखते हुए कहा, दीदी अब क्या करोगे? मतलब अब आगे क्या सोचा है आपने? राज रानी ने बच्चे के साथ खेलते हुए कहा, हम सोच रहे हैं बड़े पापा से पूछ ले कोई जॉब कर ले, इससे हमारा मन लगा रहेगा और अपने आगे की पढ़ाई वापस से शुरू कर दूं और फिर खुद कुछ करूं। चंपा ने ये सुनते ही कहा, ये ठीक रहेगा। फिर आप एक काम करना, हमें भी आगे पढ़ा देना। 12वीं के बाद हम पढ़ ही नहीं पाए। उसकी बातों पर राज रानी ने कहा,
तुम्हारा भी एडमिशन हम अपने साथ करा लेंगे, दोनों साथ साथ चला करेंगे। ये बोलते हुए राजरानी बहुत खुश हो रही थी। अदिति उसकी खुशी देखकर खुश थी। उसने अपने मन में कहा, बस आप ऐसे ही खुश रहें दीदी, अब आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आए। पर आपसे जो बात करनी है वो कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी राजरानी ने कहा, क्यों छोटी, क्या सोच रही हैं? कहीं अभी इंतजार तो नहीं कर रहा तुम्हारा? चंपा ने कहा, हाँ दीदी, वैसे भी बेचारे भैया इतने दिन से भाभी से दूर हैं, सोच तो रहे ही होंगे। जाओ दीदी, आज आप जाकर भैया से बात करो। उसके ये कहने पर अदिति ने उसे मारते हुए कहा, तो चुप ही रहे, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। ये बोलकर वो उठने लगी और बच्चे को लेने लगी तो राजरानी ने उससे कहा, अदिति आज तुम शौर्य को यहीं छोड़ दो, हम देख लेंगे, तुम जाओ अपने पति के पास। ये कहते हुए उसने शौर्य को अपनी गोद में ले लिया। अदिति शर्माते हुए चली गई। चंपा राजरानी के साथ वहीं रुक गई। जब अदिति कमरे में आई तो देखा कमरा बहुत अच्छे से डेकोरेट था। वहां कैंडल्स जल रही थी, बहुत सारे फ्लावर्स थे। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभय खड़ा था। उसने उसे देखते हुए कहा, ये सब क्या है अभय जी? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आप हमें वापस से पटा रहे हैं। अभय ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, आपसे कुछ बोलना था, और वो ये है कि थैंक्स मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए, और जिंदगी का सबसे हंसी और कीमती तोहफा देने के लिए शुक्रिया आपका, और आई लव यू। ये कहते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अदिति भी उसकी बाहों में बहुत प्यार से खड़ी थी। सुबह के वक्त शिमला में जब सुबह सेजल सोकर उठी तो उसने देखा देवराज कमरे में नहीं था। वो बाहर गई तो वहां भी देवराज उसे नहीं दिखा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक कागज रखा था। उसने उसे उठाकर पढ़ा तो देवराज ने उसके लिए लिखकर छोड़ा था। उसमें लिखा था, सेजल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप प्लीज बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होगी और कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए घर में रहें। मैं जल्द वापस आऊँगा, हो सके तो हमारी बीवी को बोलना कि आराम करें और हमारा इंतज़ार करें, बाय। ये पढ़ते हुए सेजल मुस्कुरा दी। उसने पेपर मोड़कर अपने पास रख लिया और रेडी होने चली गई। सुबह से शाम वो इधर से उधर करती रही, कभी बाहर बैठ जाती, कभी सो जाती। देवराज को फोन किया पर उसने उठाया नहीं। शाम होते ही वो खाना बनाने में लग गई। उसका खाना भी रेडी हो गया था पर देवराज अभी तक नहीं आया था। वो बाहर किचन की तरफ बने लॉन के बगीचे में घूमने लगी। उसने देखा वहां से पूरा गांव दिखता था। वो खड़ी दूर तक देख रही थी और देवराज के लिए उसके लगाव को वो महसूस कर रही थी। उसे सब याद आ रहा था, कैसे देवराज उसके लिए सबसे लड़ जाता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खुश देखना चाहता है। सेजल के दिल में भी देवराज के लिए जज्बात थे पर वो कहने से डरती थी। वो देवराज के ख्यालों में खोई हुई थी। उसने खुद से ही बोला, कैसे आपसे कहूँ कि आपसे बहुत प्यार है, पर डरती हूँ कि कहीं आपको खो न दूँ। ये कहते हुए उसने अपने आप को खुद में समेट लिया। कहकर देखो, क्या पता मेरा भी इंतजार खत्म हो जाए। सेजल ने आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा तो देवराज खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। देवराज ने उसे देखते हुए कहा, आप आ गए, चले खाना खा ले, थक गए होंगे आप। ये बोलते हुए वो उसके बगल से जाने लगी तो देवराज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, जिससे सेजल के दिल की धड़कन बढ़ गई। देवराज ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, थक तो गया हूँ सेजल, पर आप ही हैं जो इतना तड़पा रही हैं। आखिर अब ऐसा क्या है जो आप देखना चाहती हैं? सेजल ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी तो देवराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। सेजल उसके ऐसे पास आने से घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी। देवराज ने उसे पकड़े हुए कहा, क्या चाहती हो सेजल? कैसे आपको यकीन दिलाएं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। ये कहते हुए उसने सेजल के चेहरे को अपने सामने कर दिया। सेजल नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। देवराज ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए कहा, देखो मुझे। उसके कहने पर सेजल ने अपना मुंह फेरना चाहा तो देवराज ने कसकर उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उसे देखते हुए बोला, आज अगर आप मुझसे दूर गई या आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं आज से आपके सामने नहीं आऊंगा, समझे आप? वरना देखें हमें और बोले। उसके कहने पर भी जब सेजल खामोश रही तो देवराज को गुस्सा आ गया और वह उसे वहीं छोड़कर जाने लगा तो सेजल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके गले से लग गई। देवराज ने उसे छुआ भी नहीं। सेजल ने उसके गले लगे हुए कहा,
बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर डरती हूँ कहीं खो न दूँ, इसलिए बोल नहीं पाते। उसके ये बोलते ही देवराज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उससे बोला, वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसके एक कहते ही वहां बारिश होने लगी। सेजल उससे दूर हुई और उसके हाथ को पकड़कर अंदर ले जाने लगी तो देवराज ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे बोला, मन नहीं है, यहीं रहो ना मेरे पास, मेरी बाहों में। ये कहते हुए वो सेजल के चेहरे को देखने लगा। सेजल के होंठ ठंड से कांप रहे थे। वो उससे दूर जाने लगी तो देवराज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। सेजल उसके पास आने से घबरा रही थी, उसके छूने से बेचैन हो रही थी। देवराज ने उसे अपनी बाहों में उठाया, घर में अंदर लेकर आया और उसे लेकर कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर बिठा दिया। सेजल शर्माई सी कांपती हुई नजर झुकाए बैठी थी। देवराज ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने पास लाते हुए उससे कहा, कुछ अधूरा है मुझ में, उसे पूरा करना चाहता हूँ। कुछ जज्बात हैं जो तुझसे बयां करना चाहता हूँ, पास आने की आज तुझसे इजाजत चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने भीगी कांपती सेजल को अपने आगोश में कैद कर लिया और देवराज के ऐसे पास आने से सेजल के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो सहमी सी बंद आंखों को लिए उसके आगोश में पिघलने लगी। आज दोनों का ही इंतजार खत्म हुआ था। सेजल को एक प्यारे से हमसफर का साथ मिल गया था और देवराज को उसके मर्ज की दवा मिल गई थी। मौसम भी आज जैसे बहुत खुशनुमा हो गया था। दोनों ही आज मोहब्बत की बरसात में भीग रहे थे। जब देवराज सुबह सोकर उठा तो उसने देखा सेजल कमरे में नहीं थी। वो उठकर बाहर आया और उसे खोजते हुए हॉल में आ गया। उसने देखा सेजल नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, आप मुझे बताए बिना मत जाया करें, मैं घबरा जाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। सेजल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। चले अब जल्दी से रेडी हो जाएं और नाश्ता कर लें, फिर हम घूमने जाएंगे, और अगर आपने देर किया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर देवराज ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे देखते हुए बोला, आप मेरे बिना कभी कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनते ही सेजल ने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और उससे बोली, ठाकुर साहब आप भूल रहे हैं, हमारा नाम सेजल देवराज सिंह ठाकुर है और जिसका पति अपनी बात पर कायम रहता है उसकी बीवी भी अपनी बात पर बहुत कायम रहती है। तो जाएं जल्दी और रेडी होकर आएं। ये बोलते हुए उसने उसे कमरे की तरफ धकेल दिया। देवराज बेमन से कमरे में चला गया और सेजल अपने काम में लग गई। वो काम कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद देवराज ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, सेजल प्लीज हमारा टॉवल देना। सेजल उसकी आवाज सुनते ही कमरे में गई और बिस्तर पर रखा उसका टॉवल उठाकर उसे दिया तो देवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। सेजल अंदर आई तो उसने देखा देवराज पहले से ही टॉवल लेकर गया हुआ था। उसने उसे देखते हुए कहा, आपने झूठ बोला हमसे, बहुत गंदे हैं आप। ये बोलकर वो जाने लगी तो देवराज ने अपने गिले हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने पास खींच लिया। उसके गिली हाथों की छुअन जब सेजल ने अपनी कमर पर महसूस की तो एक सिहरन सी उसके बदन में तोड़ गई। उसने आंखों को बंद कर लिया। देवराज ने उसके पास आते हुए कहा, आपने मुझे धमकी दी थी ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए उसने शावर ऑन कर दिया और उसमें से पानी दोनों पर गिरने लगा। सेजल देवराज के साथ शावर में पानी में भीग रही थी। देवराज उसके कांपते होठों के पास आ रहा था और सेजल उसके पास आने से सिमटने लगी थी। देवराज ने उसके चेहरे के पास आकर उसके होठों को छूना चाहा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। देवराज ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके कांपते होठों के पास आने लगा तो उसने धक्का दिया और बाहर आ गई। देवराज उसके पीछे बाहर आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, मुझे बाहर नहीं जाना। उसके ये कहते ही सेजल ने उससे पूछा, तो क्या करना है? देवराज ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और जो दूरी उसके होंठों से रह गई थी वो अब उसने दूर कर दी। सेजल भीगी सी बस सिमटती चली गई। 6 दिन ऐसे ही बीत गए। इन 6 दिनों में दोनों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल एक दूसरे के साथ बिताए। दोनों बहुत खुश थे। देवराज ने सेजल की ताने भरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे दी थी। अब वो खुश रहती थी। फिर वो वापस आ गए। 6 दिन बाद राजस्थान में रात के वक्त जब देवराज और सेजल दोनों हवेली वापस आए तो देखा
सारे घर वाले गार्डन में बैठे थे और आज बाहर ही अंगीठी जलाई गई थी। खाने का इंतजाम भी आज बाहर गार्डन में हुआ था। सबने उन दोनों को आते हुए देखा तो खुश हो गए। अदिति ने राज रानी को देखते हुए कहा, देखो दीदी, आ गई जोड़ी घूम के। ये कहते हुए दोनों हंसने लगी। सेजल शर्माई सी देवराज के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों ने आकर दादी बड़े ठाकुर, रुक्मणी जी और छोटे ठाकुर जी के पैर छुए और वहीं रखी खाली कुर्सी पर बैठ गए। चंपा जब बाहर आई तो उसने भी देखा कि सेजल आ गई है तो बहुत खुश हुई। अरे वाह सेजल भाभी, आज ही मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और आप आ गई। ये कहते हुए उसने अपने साथ लाई एक और अंगीठी वहीं रख दी। रुक्मणी जी ने दोनों को देखते हुए कहा, कैसा रहा आप दोनों का ये ट्रिप? उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, रुक्मणी जी, आपने गलत सवाल किया है। ये पूछे कि कैसा रहा इनका हनीमून ट्रिप। हाँ तो बताओ बेटा। उनके ऐसे कहने पर देवराज और सेजल इधर उधर देखने लगे। देवराज ने अपना फोन देखते हुए कहा, मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर देवराज सेजल को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। देवराज के जाते ही सब हंसने लगे। फिर राज रानी ने कहा, वो तो भाग गया, तुम ही बता दो सेजल। उसके ऐसे पूछने पर सेजल ने कहा, वो मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो भी जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे बैठ जाओ, ये सब सिर्फ आपकी टांग खींच रहे हैं, आप परेशान ना हो। और आप सब क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने सेजल की तरफ देखते हुए कहा, अब सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ तो सेजल, कैसा रहा आपका हमारे शेर के साथ घूमने जाना? पहले की तरह ही लड़ाई की या? उसके ये कहते ही सेजल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, आप भी जीजा जी। और ये बोलकर वो भी वहां से भाग गई। उसके जाते ही सब जोर से हंसने लगे। सबने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। अभय और अदिति दोनों बच्चे के साथ देवराज और सेजल के पास चले गए। सेजल बेटी कल अपने कॉलेज के लिए तैयारी कर रही थी और देवराज कोई फाइल देख रहा था। तभी अभय ने अदिति के साथ कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, हम अंदर आ जाएं। दोनों ने देखा तो अभय और अदिति बच्चे के साथ खड़े थे। सेजल ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे दीदी जीजाजी आइए, यह भी कोई पूछने की बात है। यह कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया। दोनों वहां रखे सोफे पर बैठ गए। देवराज ने अभय को देखते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त कोई बात है क्या भैया? अभय ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों को तो पता ही है कि इतने दिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था, पर अब सब अच्छा हो गया। राज रानी दीदी भी अब खुद को संभाल कर आगे बढ़ चुकी हैं, वो खुश रहने लगी हैं। इस पर देवराज ने उससे कहा, हाँ भैया, आखिर सब ठीक हो गया। नहीं देवराज, सब नहीं, कुछ है जो अभी ठीक करना है। उसके ये कहने पर देवराज और सेजल ने उसकी तरफ देखा। क्या ठीक नहीं है भैया? देवराज के ये पूछने पर अभय ने कहा, देवराज, हम सब जानते हैं कि राज रानी दीदी ने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। अब हम उनके साथ और वो हमारे साथ खुश भी हैं, पर कब तक हम उनके साथ होंगे? आखिर उन्हें भी तो एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके सुख दुख में उनका साथी हो और जिसके साथ वो जिंदगी के इस बाकी सफर को आगे बढ़ा सकें। इसलिए बड़े पापा, पापा और बाकी सब यही चाहते हैं कि राज रानी दीदी शादी कर लें और इस बार उनकी मर्जी से उनकी शादी हो। उसकी सारी बात सुनकर देवराज ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो अच्छी है, पर एक दो प्रॉब्लम है। पहले ये कि राज रानी दीदी मानेगी नहीं। दूसरी ये कि अगर वो मान भी जाए तो क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी इस कमी के साथ उनका हाथ थामेगा? क्या वो ये जानकर शादी करेगा कि राज रानी दीदी अब कभी मां नहीं बन सकती? उनके ये कहने पर देवराज ने कहा, तो आप लोगों ने क्या सोचा? उसके इस सवाल पर अदिति ने कहा, हम सोच रहे थे कि अगर आप बात करो उनसे और उन्हें शादी के लिए मना लें तो अच्छा हो। वैसे भी वो आपको बहुत मानती हैं, क्या पता वो आपकी बात मान जाए और हाँ बोल दें। अच्छा तो मैं बात करता हूँ, आप लोग चिंता मत करें। देवराज के कहने पर सब होश हो गए। अभय और अदिति थोड़ी देर उनके साथ बातें करके चले गए। सेजल खिड़की के सामने खड़ी सोच रही थी। देवराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप? सेजल ने वैसे ही उसकी बाहों में खड़े हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात पूछूं आपसे? उसके ये कहने पर सेजल ने कहा, पूछे। अगर मानो कभी आपके पापा आपके सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें अपना लेंगी? देवराज के इस सवाल पर सेजल ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं उस इंसान को अपने बाप के रूप में नहीं देख सकती या देखना नहीं चाहती जिसने मेरी माँ को समाज के सामने अकेला छोड़ दिया, जिसने मेरी जिंदगी में मुझे नाजायज कहने के लिए छोड़ दिया और पलटकर एक बार भी मुझे नहीं देखा, न मुझे खोजा। मैं कभी उनके पास नहीं जाना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में कभी वापस आए। नहीं मिलना मुझे उस आदमी से।
उसके इस जवाब को सुनकर देवराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, मत मिले आप उनसे, पर अब आप खुद को नाजायज मत बोला करें, क्योंकि अब आप मेरी हैं और जायज हैं, समझिए आप। ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अगली सुबह देवराज और सेजल दोनों ही रेडी होकर हवेली में आ गए थे। सब नाश्ता करने बैठे ही थे। उन दोनों को आता देखकर रुक्मणी जी ने कहा, आ जाओ, दोनों नाश्ता कर लो। उनके कहने पर दोनों बैठ गए। राज रानी भी वहीं बैठी थी। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, सुना राज दीदी आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर रही हैं? राज रानी ने कहा, हाँ सेजल, पर कॉलेज में एडमिशन मिले तब ना। हर जगह सीट फुल हो चुकी हैं और इस वक्त कौन हमें एडमिशन देगा? इस पर सेजल ने उससे कहा, अरे दीदी आप अभी कोई कोर्स कर लो। जब अप्रैल में एडमिशन होने लगेंगे तब आप ले लेना किसी कॉलेज में एडमिशन। वैसे मेरे कॉलेज में गर्ल्स के लिए कई सारे कोर्स निकले हैं। आप कहो तो आपका एडमिशन वहीं करवा दूँ, अभी हो रहे हैं उसमें एडमिशन। उसकी बात पर अदिति ने कहा, हाँ तो इसमें पूछना क्या है? राज दीदी को आज अपने साथ ले जाओ और जो कोर्स इन्हें पसंद आए उसमें नाम लिखवा दो। कुछ तो करती ही रहेंगी ये, और साथ में चंपा का भी। अदिति की बात पर सबने सहमति जताई तो राज रानी को भी मानना पड़ा और सेजल के साथ उसके कॉलेज जाना पड़ा। सेजल ने राज रानी का एडमिशन कंप्यूटर कोर्स और म्यूजिक क्लास में करा दिया था। राज रानी का बचपन से ही मन था कि वो म्यूजिक सीखे, पर हो नहीं पाया। आज मिला तो उसने अपना सपना पूरा करने की सोच ली। तीनों ही एडमिशन कराकर घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी सेजल ने कहा, दीदी वो देखो आइसक्रीम वाला, आज आप दोनों के एडमिशन की खुशी पर आइसक्रीम की पार्टी हो जाए। आप रुकें, मैं लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो बिना उसके पास उन्हें रोड क्रॉस करने लगी कि तभी एक स्पीड से आती गाड़ी से सेजल टकरा गई। ये देखकर राज रानी चंपा दोनों उसकी तरफ भागी। सेजल वहीं सड़क पर गिर गई थी। वो कार उसके सामने खड़ी थी। उसके एक्सीडेंट होते ही वहां भीड़ लग गई थी। कार का ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और सेजल को देखकर उसने अपने बॉस से बोला, सर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही एक आदमी ग्रे कलर का सूट पहने बाहर आया और उससे बोला, कैसे गाड़ी चलाते हैं आप? ये कहते हुए वो आदमी सेजल के पास चला आया। चंपा और राज रानी भी वहां पहुंच चुकी थी। राज रानी ने सेजल के पास बैठते हुए, सेजल लाडो, पर उसकी आवाज देने पर भी सेजल ने अपनी आंखों को नहीं खोला तो वो दोनों परेशान हो गई। वो आदमी उनके पास आया और उनसे बोला, मैम सॉरी, मेरे ड्राइवर की वजह से ये हो गया। आप इन्हें उठाकर गाड़ी में ले आए, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं इन्हें। उसके एक कहने पर राज रानी ने बिना कुछ सोचे जल्दी से चंपा की मदद से सेजल को उठाया और अपनी गाड़ी जो दूर खड़ी थी उसे छोड़कर उसी गाड़ी के अंदर लेकर बैठ गई और अपने ड्राइवर से पीछे आने का इशारा कर दिया। चंपा भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गई। वो आदमी ड्राइवर के साथ आकर आगे की सीट पर बैठ गया। कुछ देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंचे और नर्स सेजल को देखने लगी। डॉक्टर अभी ब्रेक पर थे, उन्हें बुलाया गया। चंपा सेजल के पास खड़ी थी और राज रानी ने देवराज को फोन करके बता दिया। इधर डॉक्टर जब आए और उन्हें सेजल को देखा तो बस वो बेहोश हुई थी और सर पर हल्की सी चोट थी। उसने बैंडेज किया तो उस आदमी ने डॉक्टर से पूछा, जिसकी गाड़ी से सेजल का एक्सीडेंट हुआ था, अभी लड़की कैसी है, ठीक है ना? उसके पूछने पर डॉक्टर ने उससे कहा, जी ठीक है ये, और हल्की सी चोट थी बस। वो ये कह ही रहा था कि तभी राज रानी अंदर आते हुए चंपा से बोली, चंपा कैसी है लाडो, क्या बोला डॉक्टर ने? वो ये कहते हुए चंपा के पास आ गई थी। चंपा ने उससे कहा, कुछ नहीं दीदी, सेजल दीदी ठीक है, बस हल्की चोट है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। ये कहते हुए सेजल ने सर पर हाथ रखते हुए आंखों को खोलते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? उसके बोलते ही राज रानी ने उसके पास बैठते हुए बोली, आप हॉस्पिटल में हैं, पर मैं तो आइसक्रीम लेने गई थी तो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई और मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? ये कहते हुए वो उठकर बैठ गई। राज रानी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ जी, ये आपकी जल्दबाजी के चलते हो रहा है, किसी की सुनती हैं आप? वो तो अच्छा है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई है। ये कहते हुए वो उसके सर को देखने लगी जिसकी गाड़ी से सेजल का एक्सीडेंट हुआ था। उसने उससे कहा, आप सेजल हैं, देवराज सिंह ठाकुर की पत्नी? उनके ये कहते ही सेजल ने उनकी तरफ देखकर कहा, जी हाँ, पर आप कौन हैं? जी मैं हूँ राजेश्वर सिंह, देवराज का बिजनेस पार्टनर। सॉरी बेटा, मेरे ड्राइवर की वजह से आपको चोट लग गई। राजेश्वर सिंह जी के ये कहने पर सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये कहते हुए वो अपने सर को सहला रही थी तभी उसके हाथ में उसकी माँ का कंगन बजने लगा, जिसकी आवाज से राजेश्वर जी का ध्यान उस पर गया, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। उन्होंने कंगन को देखते हुए सेजल से कहा, ये कंगन किसका है? बहुत प्यारा है। सेजल ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो वो मुझे देकर गई थी। उसके बोलने पर राजेश्वर जी ने उससे पूछा,
क्या नाम था उनका? उनके पूछने पर सेजल ने कहा, जी सुमन। ये सुनते ही राजेश्वर जी की आंखें फैल गई। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी राजरानी ने उठते हुए पीछे खड़े डॉक्टर से पूछा, इसे घर ले जाएं? वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। राजरानी ने भी उसे देखा तो कुछ होते हुए बोली, आकाश तू, और वो भी यहाँ पर तू तो दिल्ली चला गया था ना? डॉक्टर आकाश ने उसे देखकर पास आते हुए कहा, हाँ चला तो गया था पर मेरा मन नहीं लगा तो डॉक्टर की पढ़ाई कर वापस चला आया और यहीं पर यह हॉस्पिटल खोल लिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुमसे ऐसे मुलाकात होगी, पर तुम बताओ तुम यहाँ? मेरा ससुराल यहीं पर है तो मुझे तो यहीं होना था ना, पर तुम यहाँ मिलोगे ये नहीं सोचा था मैंने। ये कहते हुए राजरानी मुस्कुरा दी। तभी देवराज सेजल का नाम लेते हुए अंदर आया, जो इस वक्त बहुत ध्यान से राजरानी और डॉक्टर आकाश को देख रही थी। देवराज ने उसके पास आते हुए कहा, सेजल आप ठीक है ना? आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये कहते हुए उसने सेजल को अपने सीने से लगा लिया। राजेश्वर जी सबसे बिना कुछ बोले वहां से चले गए थे। देवराज ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने किया ये? आप बताओ, मैं अभी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेजल के सर पर चोट देखकर देवराज को गुस्सा आ रहा था। सेजल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब हम ठीक हैं। देखिए आपके सामने से ही सलामत बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और किसी ने हमें मारने की कोशिश नहीं की बल्कि गलती से हमें राजेश्वर जी की गाड़ी के सामने आ गए थे। वो तो उनके ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगा दिया, नहीं तो। और आप परेशान ना हो। उसके कहने पर देवराज ने उसे सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। वहां सब खड़े ये देख रहे थे। सेजल ने जब ये देखा तो देवराज से धीरे से बोली, ठाकुर साहब। देवराज ने उसे वैसे ही सीने से लगाए हुए कहा, सब देख रहे हैं। उसके कहने पर देवराज ने उसे खुद से दूर किया और अपने कोट को ठीक करते हुए खड़ा हो गया। देवराज ने डॉक्टर से पूछते हुए कहा, डॉक्टर इन्हें घर ले जाएं, ये ठीक है ना? डॉक्टर आकाश ने उसे देखते हुए कहा, जी ठाकुर साहब आपकी बीवी एकदम ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। उसके कहने पर सेजल ने उससे कहा, वैसे डॉक्टर साहब आपका नंबर मिलेगा? उसके ऐसे नंबर मांगने पर सब उसे देखने लगे। तो सेजल दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं तो इसलिए लेना चाहती थी कि ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं और राजरानी दीदी के इतने अच्छे दोस्त हैं तो हमारे काम आ सकते हैं और इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बस इसलिए ही नंबर ले रही हूँ। उसके ऐसे कहने पर आकाश ने उसे एक कार्ड देते हुए उससे कहा, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, कोई परेशानी हो तो कॉल मी। ये बोलकर वो वहां से चला गया। सेजल कार्ड लेकर पढ़ते हुए बोली, डॉक्टर आकाश सिंह, वह नाम भी काफी अच्छा है। ये कहते हुए वो हंसने लगी तो देवराज ने उससे कहा, घर चले सेजल? हाँ मैंने कब मना किया, चले। ये कहते हुए वो हॉस्पिटल के बेड से नीचे उतर आई। देवराज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने साथ चलने लगा। तभी सेजल ने देखा आकाश किसी नर्स से बात कर रहा था और राजरानी उसे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। आकाश ने भी उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। वो सबके साथ बाहर आई और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। रात के वक्त सेजल देवराज के साथ जब अदिति के कमरे में आया तो देखा अदिति बच्चे को कपड़े पहना रही थी और चंपा उसकी मदद कर रही थी। अबे अपना काम करने में लगा था। सेजल देवराज के साथ अंदर आई और इधर उधर देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे ऐसी हरकत करता देखकर देवराज के साथ बाकी भी मुंह बना रहे थे। सेजल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अरे मैंने तो इसलिए बंद किया क्योंकि कोई आ ना जाए, मुझे आप सबसे बात करनी थी। ये कहते हुए वो अदिति के बगल में बैठ गई। अबे ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है लाडो, क्या बताना है? बहुत जरूरी बात है जीजा जी। पर तू चंपा खबरदार, जो तूने किसी को बताया तो। उसके ऐसे कहने पर देवराज ने उससे कहा, उसकी तो रहने दे, पहले खुद के इस बड़बोले मुंह को शांत रखना जो पढ़ पढ़ कर सब बोल देती है। सेजल उसकी तरफ घूर कर देखते हुए मन में बोली, चलिए घर आज आपको मैं बताती हूँ। ये बोलकर वो अबे और बाकी सबको देखते हुए बोली, बताए दीदी, आज जब हम हॉस्पिटल गए थे तब वहाँ जो डॉक्टर थे वो और राज रानी दीदी बहुत अच्छे दोस्त थे। और आपको पता है वो डॉक्टर राज रानी दीदी को बहुत प्यार से देख रहे थे। दोनों को देखकर ऐसे लगता था कि एक वक्त इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और कहीं ना कहीं मैंने उनकी आंखों में राज रानी दीदी के लिए कुछ देखा जो शायद मुझे लगा प्यार है। सोचे अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगी। इस पर चंपा ने कहा, दीदी बस करो, आप तो कुछ भी सोच लेती हैं। अरे क्या पता उस डॉक्टर की शादी हो गई हो, क्या पता उसके बच्चे हों। पर नहीं, आपको ये सब ख्याल नहीं आए, आपको तो बस बेकार की बातें ही सोचती हैं। सेजल उसे घूर कर गुस्से में देखते हुए बोली, अपना बेकार सा मुंह बंद कर ले तू चंपा, वरना सच में तेरे मुंह पर हम टेप लगा देंगे, फिर करती रहना। अदिति उसे देखते हुए बोली।
सेजल, चंपा की बात तो सही है, क्या पता वो शादीशुदा हो और उसके बच्चे हो। हाँ, ये बात सही है, और मैं तो उससे पूछना ही भूल गई कि उसकी शादी हुई है या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि उसकी शादी हुई होगी। वो इस तरह से दीदी को देख रहा था जैसे पता नहीं कितना प्यार हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसके सर पर अदिति ने चपत लगाते हुए कहा, आप अपना दिमाग ना चलाएं और जाकर सो जाएं। देवराज भैया लेकर जाएं अपनी पागल बीवी को, न जाने क्या क्या सोचती रहती है। अदिति के कहने पर देवराज उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो सेजल ने जाते हुए कहा, अरे दीदी, हमारी बातें सोच कर देखें, क्या पता कुछ हो जाए। वो बोले जा रही थी और देवराज उसे लेकर बाहर आ गया था। सेजल उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी तो देवराज ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया। चुप, एकदम चुप, सबका दिमाग खाती रहती है, किसी को तो बख्श दें आप। अब चले और चुपचाप सो जाए, रात बहुत हो गई है। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ अपने घर में ले आया और नीचे उतार दिया। सेजल उसकी बाहों से उतरते ही सीधा कमरे में गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसके एक करने पर देवराज ने दरवाजे पर मारते हुए कहा, सेजल ये क्या है, दरवाजा खोले। सेजल अंदर से बोली, मुझे बड़बोली कहा था ना आपने, और मैं बड़बड़ करती हूँ। रहे अब आप बाहर। अरे मैं सोऊंगा कहाँ, वहाँ जो सोफा है ना वहां पर, मैं चली सोने, शुभ रात्रि। ये बोलकर सेजल जाकर बिस्तर पर लेट गई। कल सुबह बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहते हुए वो भी जाकर सोफे पर सो गया। इधर राजेश्वर जी 1 महीना पहले ही अपनी जैसलमेर वाली हवेली में शिफ्ट हुए थे। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़े सेजल के बारे में सोच रहे थे। उनके हाथ में वैसा ही कंगन था जैसा सेजल के हाथ में था। वो खड़े सोचे ही जा रहे थे कि तभी उनकी बीवी रेखा जी आई और उन्हें ऐसे खड़ा सोचते हुए देखकर वो बोली, क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं क्या। उनकी बात से राजेश्वर जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने पीछे मुड़कर रेखा जी को देखते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। ये कहते हुए वो उस कंगन को वापस से अपने पास की दराज में रखने लगे। रेखा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, आप इस कंगन को तब निकालते हैं राजेश्वर जी जब आप कोई मुसीबत में होते हैं या कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या बात है आज। उनकी बात पर राजेश्वर जी ने पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए कहा, जानती हैं कि देवराज की शादी किससे हुई है। इस पर रेखा जी ने कहा, किससे। सेजल से। उनके एक कहने पर रेखा जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में देवराज ने एक बार बताया था। चलो अच्छा है, पर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। सोचने वाली बात यह है कि वो सुमन की बेटी है, मेरी बेटी है। उनके एक कहने पर रेखा जी उन्हें हैरानी से देखने लगी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब वो वही लड़की है जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे। राजेश्वर जी ने उनकी बात पर उनसे कहा, हाँ रेखा, वो वही है, मेरी बेटी है वो, जिसकी जिम्मेदारी सुमन मरने से पहले मुझे देकर गई थी। पर मुझसे ये कहा गया कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। रेखा जी ने देखा कि राजेश्वर जी की आंखें नम थी। ये कहते हुए उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब खुश हो जाओ क्योंकि अब तो हमारी बेटी मिल गई है और उसके साथ आपको एक अच्छा सा दामाद भी मिल गया है। अब बस हम उसे यहाँ ले आए। राजेश्वर जी ने उनकी बात पर उनसे कहा, पर पहले मुझे पता करना है कि आखिर वो क्या जानती है, उसके मन में क्या है हमारे लिए, इसलिए उससे मिलना होगा। इस पर रेखा जी ने कहा, तो हम कल उन्हें खाने पर बुला लेते हैं और इससे हम अपने दामाद का भी स्वागत कर लेंगे। एक बात और, अपनी बेटी को भी हम देख लेंगे। आप तो मिलिए, अब हमें भी तो मिलने दीजिए। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। राजेश्वर जी बिस्तर पर बैठते हुए बोले, अरे मिले आप खुश हो जाएंगे उससे मिलकर। इतनी प्यारी है, बहुत बोलती है और देवराज तो उस पर जान देता है। मैंने बाहर खड़े हुए देखा था उसे, बहुत परेशान हो गया था उसकी हल्की सी चोट देखकर। और सेजल, वो तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, आपकी खूब जमेगी उसके साथ। ये कहते हुए वो लेट गए और रेखा जी ने उन्हें कंबल ओढ़ाते हुए कहा, अच्छा अब सो जाएं और कल सुबह उठकर देवराज को फोन कर देना। उनके कहने पर राजेश्वर जी भी मुस्कुराते हुए सो गए। रेखा जी भी आकर बिस्तर के दूसरी तरफ से सो गई। सुबह के वक्त देवराज का घर सेजल गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए हॉल में आई तो देखा देवराज सोफे पर सो रहा था और वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। सेजल के दिमाग में न जाने क्या आया। वो देवराज के पास गई और थोड़ा सा झुककर अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर लाकर उसे परेशान करने लगी। देवराज अपने चेहरे पर हाथ फेरकर मुंह दूसरी तरफ कर वापस से सो गया। सेजल ये देखकर हंसने लगी। उसने वापस से उसकी तरफ झुककर उसे परेशान करने लगी। इस पर देवराज ने इस बार उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या है आप, रात में हमें कमरे से बाहर निकाल दिया और अब क्या चाहती हैं आप, यहाँ भी ना सोए हम। ये कहते हुए वो नाराज सा उसे देखने लगा। सेजल ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके चेहरे को अपने पास लेकर आई
और धीरे से उसे चूम लिया। ये होते ही देवराज की नाराजगी जैसे 2 मिनट में छू हो गई। वो सेजल के सीने पर सिर रखकर सोने लगा और उससे बोला, पूरी रात नींद नहीं आई हमें। आपको पता है ना कि हमें आदत हो गई है आपकी, फिर भी आपने खुद से दूर सुलाया। वापस मत करना वरना हम बात नहीं करेंगे आपसे। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हमें बोलने से मत रोका करें, और हम पत्नी हैं। ऐसे पागल बोलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा हमें? और दूसरे के पागल कहने पर भी आप कितना हंसते हैं। अगली बार अगर आप हंसें तो हम आपको कमरे से नहीं घर से बाहर कर देंगे, तो सोच लेना। सेजल के ये कहते ही देवराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप हमारे साथ ये करेंगी तो हम आपके साथ ये करेंगे। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में लिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। सेजल उसके ऐसा करते ही उसे धक्का देते हुए उठ खड़ी हुई और उससे बोली, बहुत गंदे हैं आप, हमें बात नहीं करनी। ये बोलकर सेजल जाने लगी तो देवराज ने उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके पास आते हुए बोला, पर हमें तो बात करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। कल आप हमें कमरे से बाहर निकाल कर आराम से सोइए, आप थोड़ा हम परेशान कर लें आपको। ये कहते हुए वो जबरदस्ती उसके चेहरे को पकड़कर अपने पास ले आया और उसके होठों को चूमने ही वाला था। सेजल उसे रोक रही थी कि तभी अदिति और अभय दोनों वहां आ गए। अदिति ने हल्के से खांसते हुए कहा, लगता है हमें बाद में आना चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही देवराज की आंखें फैल गई और वो सेजल से दूर होते हुए बोला, मैं अभी आया। अभय ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे छोटे साहबजादे कहाँ भाग रहे हैं? बहुत मजे लिए हैं आपने हमारे, अब तो हमारी बारी है। तो क्या हो रहा था ये जरा हमें बताएं। उसकी बात पर देवराज ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे देखकर कहा, कुछ हुआ ही कहाँ, अगर आप कुछ देर बाद आते तो हो भी जाता, पर आप तो एन मौके पर पहुंच गए और सब बर्बाद कर दिया। अगली बार बताऊंगा जब आप भाभी के साथ होंगे। अच्छा जी अभी बताएं। ये कहते हुए अदिति ने उसके कान पकड़ लिए। सेजल ये देखकर हंस रही थी। अरे भाभी क्या कर रही हो, मेरी शादी हो गई है अब, मेरी बीवी सामने खड़ी है, क्या सोचेगी। ये कहते हुए देवराज ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अदिति उसका कान छोड़ते हुए बोली, अच्छा चले छोड़ देते हैं आपको। सेजल ने उन्हें देखते हुए कहा, दीदी जीजा जी बैठे, हम चाय लाते हैं आपके लिए। अभय ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं लाडो, बस हम कुछ बात करने आए थे। वो आज राज दीदी का जन्मदिन है तो क्या करें उनके लिए। उसके ये बोलते ही सेजल ने कहा, अरे हाँ आप तो भूल ही गए थे। एक काम करते हैं, एक फैमिली पार्टी करते हैं और उसमें सिर्फ घर वाले ही होंगे और केक आएगा और दीदी के आने से पहले हम हवेली को सजा देंगे बहुत अच्छे से। पर राज रानी दीदी इस सब के लिए मानेंगी? अभी के ये कहने पर देवराज ने कहा, उन्हें मानना होगा भैया, और अब वो अपनी खुशियों को तो नहीं छोड़ सकती हैं। और ये पक्का हुआ कि आज उनका बर्थडे मनाया जाएगा। उसके कहने पर सब मान गए। अभय और अदिति सबको बताने चले गए। उन्होंने इस बात को राज रानी से छुपा लिया। देवराज भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया और सेजल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर ऑफिस पहुंचने पर देवराज के पास राजेश्वर जी ने कॉल किया। देवराज ने उनका फोन देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गया। राजेश्वर जी ने कहा, देवराज कैसे हो? सॉरी वो कल आपकी पत्नी का हमारी कार से। सॉरी। कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, आप सॉरी मत कहिए। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। राजेश्वर जी ने उससे कहा, वैसे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर हम आपसे खफा हैं। आपने शादी कर ली पर अभी तक एक बार भी हमारे घरों से लेकर नहीं आए। भाई आज तो रेखा जी ने हमें बोल दिया कि हम घर तब आ सकते हैं जब आप सेजल के साथ घर आए डिनर के लिए। उनकी बात सुनकर देवराज ने उनसे कहा, सर मैं आ जाता पर आज पॉसिबल नहीं है। वो मेरी राज रानी दीदी का बर्थडे है तो हमने फैमिली पार्टी रखी है। आप चाहे तो आ सकते हैं। आफ्टर ऑल आप भी हमारी फैमिली की तरह हैं तो हमें भी खुशी होगी अगर आप आएंगे तो। राजेश्वर जी ने ये सुना तो वो भी मान गए और शाम को आने का बोल दिया। देवराज भी उनसे शाम को मिलने का कहकर फोन रखकर अपना काम करने लगा। और उधर हॉस्पिटल में सेजल डॉक्टर आकाश को खोज रही थी पर उसे डॉक्टर आकाश कहीं नहीं मिल रहा था। उसने वहां से गुजर रहे एक वार्ड बॉय को आवाज देते हुए कहा, सुनिए जरा, ये डॉक्टर आकाश कहाँ मिलेंगे? जी मैडम वो तो आज छुट्टी पर हैं, अपने घर पर होंगे। ये सुनते ही सेजल का मुंह उतर गया। उसने उसे देखते हुए कहा, कहाँ है उनका घर? वार्ड बॉय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों, आपको क्यों जानना है? आप उनकी गर्लफ्रेंड है? उसकी बात पर सेजल ने गुस्सा करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड होगी तेरी अम्मा, मेरी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं दिखता है?
मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, यहाँ आई थी, उन्होंने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था, पर अब वो यहाँ नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ अब कहाँ है उनका घर? उसके ऐसे बोलने पर उसने डरते हुए कहा, हॉस्पिटल के ठीक पीछे उन्होंने कॉटेज बना रखा है, वहीं है, चली जाइए। ये सुनते ही सेजल ने उसकी नजर उतारते हुए कहा, हाय कितने अच्छे इंसान हैं आप। वैसे एक बात और पूछनी थी, अगर आप मुझे सच सच बताएंगे तो मैं आपको पूरे 2,000 रुपये दूंगी। 2,000 का नाम सुनकर उस वार्ड बॉय ने उसकी तरफ देखा और इधर उधर देखते हुए कहा, पूछे, हाँ तो ये बताओ कि क्या आपके डॉक्टर साहब की कोई बेबी बीवी है, मतलब शादी हुई है? उसके ये पूछने पर वार्ड बॉय ने कहा, ना जी, सर जी की शादी ही नहीं हुई है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वाह भगवान जी, आपको 2 किलो लड्डू मेरी तरफ से, और ये आपके, पकड़े। ये कहते हुए उसने उसे 2,000 रुपये दिए और वहां से सीधे डॉक्टर आकाश के कॉटेज की तरफ चल दी। वो कॉटेज के बाहर ही थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचते हुए कहा, पर मैं इस डॉक्टर से बोलूंगी क्या कि मैं क्यों आई हूँ? एक तो ये रिश्ता बनवाने वाला काम भी बहुत अजीब होता है। बोल दूंगी आज राज रानी दीदी का जन्मदिन है तो आपको पार्टी में बुलाने आई हूँ। वैसे भी छुट्टी लेकर भी ये करता क्या होगा? गर्लफ्रेंड है नहीं, माँ पापा दूर रहते हैं और ये खुद अकेला ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों से खाना बनाकर टेस्टलेस खाना खाता होगा। इससे ज्यादा करेगा भी क्या? चलो सेजल जी अपने काम में लग जाओ। वो ये बोलकर दरवाजे पर मारने ही मारी थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और सेजल आकाश के साथ धड़ाम से फर्श पर गिर गई। हाय राम, ये कहते हुए सेजल अपनी कमर पकड़े फर्श पर लेटी हुई थी। आकाश ने जब उसकी आवाज सुनकर बगल में देखा तो सेजल थी। उसे देखते हुए उसने कहा, मिसेस ठाकुर आप यहाँ क्या कर रही हैं और मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी? उठे। ये कहते हुए उसने उसे हाथ देकर उठाया और खुद भी खड़ा हुआ। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी, पर आप हॉस्पिटल में थे नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा आप कहाँ मिलेंगे, तो बता दिया, मैं यहीं चली आई। आकाश ने उसे देखते हुए कहा, पर मेरे घर के बारे में आपको किसने बताया? मैंने तो सबको मना किया है, कोई भी ना बताए। अरे बता तो मुझे भी नहीं रहे थे, पर मैंने उगलवा लिया। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे आपसे एक बात करनी है। उसके एक कहने पर आकाश ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात करनी है? सेजल ने उससे कहा, आपको तो पता होगा आज राज रानी दीदी का जन्मदिन है, तो हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है, तो हम आपको उसमें बुलाने के लिए आए हैं। आप आएंगे तो दीदी को बहुत खुशी होगी और साथ में आपको भी दीदी से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये सब सुनकर आकाश ने थोड़ा उदास होकर कहा, पर शायद आपकी राज रानी दीदी को पसंद ना आए। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, अरे उनकी बात आप छोड़ें, हम है ना संभाल लेंगे। आप बस ठीक 8 बजे हवेली आ जाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लेना, हम गाड़ी भेज देंगे। ये कहते हुए वो उसके हाथ में लिए फोन को लेकर अपना नंबर सेव करने लगी। ये मेरा नंबर है और प्लीज ये सड़ा हुआ सा मुंह लेकर मत आना, थोड़ा शेव कर लेना और बालों को ठीक कर लेना, घोस्ट जैसे दिख रहे हैं, नहीं तो पापा देखते ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं रात में। ये कहते हुए वो वहां से भाग गई। डॉक्टर आकाश उसे आवाज दिए जा रहा था, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। आकाश वापस से सोचते हुए अपने घर के अंदर चला आया। शाम के वक्त देवराज के घर सेजल रेडी होकर बार बार अपना फोन देख रही थी। देवराज टाई की नोट बांध रहा था। उसने आईने में सेजल को देखते हुए कहा, क्या हुआ सेजल, बार बार फोन क्यों देख रही हैं आप, क्या हो गया? ये कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा तो सेजल ने उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा हमें आपसे कुछ बात करनी है, बैठे। उसे कहने पर देवराज बिस्तर पर बैठ गया तो सेजल उसके दोनों हाथों को हटाकर बहुत प्यार से उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बहुत प्यार से बोली, ठाकुर साहब आपसे एक काम था। देवराज ने उसे पकड़ते हुए कहा, हमें पता था, आप इतने प्यार से जब आई तभी लगा था मुझे। बोले क्या बात है? सेजल ने उसकी बात पर उससे कहा, हमने डॉक्टर आकाश को भी बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। ये सुनते ही देवराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल गई थी कब? इस पर सेजल ने दांत दिखाते हुए कहा, आज सुबह। और आपको पता है हमने सब पता कर लिया, डॉक्टर आकाश की शादी नहीं हुई है और ना ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं तो उसी दिन देखकर पहचान गई थी कि डॉक्टर साहब बहुत सीधे आदमी हैं और फिर हमने आज उन्हें बुला लिया। देवराज ने उसे देखते हुए कहा, और क्या क्या करके आई हैं आप? कुछ नहीं, बस इतना ही। ये कहते हुए सेजल मुस्कुरा दी तो देवराज ने उसके बालों को प्यार से कान के पीछे करते हुए कहा, बस इतना ही? अरे रे, हमें तो लगा था सेजल देवराज सिंह ठाकुर सीधा शादी करवा के बताएंगे हमें, पर आपने तो उपकार कर दिया हम पर। उसकी बात पर सेजल ने मुंह फुला लिया तो देवराज ने उससे कहा, बस करें और ये बताएं काम क्या है? काम बस ये है कि आप बोलना कि उन्हें आपने बुलाया है।
बस उसके बाद मैं देख लूंगी। सेजल की इस बात पर देवराज ने उससे कहा, इसके बाद बचा ही क्या है देखने के लिए। सेजल ने उठते हुए कहा, बस आपका तो यही है हमेशा का। इतना कुछ करती हूँ मैं, पर कभी प्यार से नहीं बोला कि सेजल तुम कितना करती हो, जब देखो सब अपने ऊपर ले लेंगे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। देवराज उसे पीछे से देखते हुए बोला, बताओ कमाल की लड़की है, काम हो गया तो लड़कर चली गई, पर मैं भी ऐसे छोड़ने वाले नहीं। ये कहते हुए देवराज भी उसके पीछे चला गया। आगे क्या होगा? क्या होगा जब सेजल के सामने राजेश्वर जी का सच आएगा? क्या होगा जब सेजल रेखा जी से मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।